ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर मौसूल हुई है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके साथ इतना बुरा हुआ कि अगर किसी भी औरत के साथ ऐसा हो तो वो एक पल को भी जी नहीं पाएगी। लेकिन वो लड़की बहुत बहादुर है जो जिंदा है और उसने अपनी कहानी हमें भेजी है। हम ये कहानी उसकी जुबानी आप लोगों को सुना रहे हैं और उस लड़की का नाम मीना है। आज मैं दुल्हन बनी थी और बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मुझे यकीन दिलाया गया था कि आज मेरी जिंदगी का एक अच्छा दिन है। मेरे साथ वैसा कुछ नहीं होगा जैसे पहली दफा हुआ था, लेकिन आज मुझे लाल लिबास के बजाय नीला लिबास पहनाया गया। अपनी माँ से कहा कि लाल कलर के कपड़ों में तो दुल्हन अच्छी लगती है, ये नीला क्यों पहनाया? तो उसने कहा कि हर बात की, हर काम की कोई वजह होती है, तो चुप करके बैठ जा। मैं अपने घर बैठी थी और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा ने बस रुखसती देनी थी और वो लोग शायद रुखसती लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन बाहर से कुछ आवाजें आई और ऐसा लगा कि जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैं परेशान हो गई क्योंकि मेरे बाप की भी आवाज आ रही थी, वो भी कुछ बोल रहा था और कुछ मर्दों की भी आवाजें आ रही थी। फिर वह जोर जोर से लड़ाई झगड़ा होने लगा और जब मेरा बाप अंदर आया तो बड़ा ही परेशान लग रहा था। मेरी माँ ने कहा कि क्या हुआ मीना के अप्पा, अरे बताओ तो सही हुआ क्या है? उसने कहा कि बड़े ही कोई बुरे लोग थे, अजीबो गरीब किस्म के मुतालबे कर रहे थे। रुखसती से पहले ही तलाक दे दी उन्होंने हमारी मीना को। मेरी माँ ने अपने दिल पे हाथ रख लिया और मेरा बाप एक तरफ बैठ गया। उसने कहा कि चले रहे हैं यहाँ से, हमारी बेटी को इधर ही छोड़ दिया है। ये देखो, लिख के तलाक दी है उन्होंने। मैंने ये खबर सुनी तो मैं भी हैरान होकर बैठी थी जब मेरी माँ एक ग्लास में हल्दी वाला दूध लेकर मेरे पास आई और कहने लगी कि चल मेरी बेटी, जल्दी जल्दी ये पी ले। मैं हैरान हुई क्योंकि ये सब कुछ पहले भी हुआ था, मगर अब मुझे हल्दी वाला दूध क्यों पिलाया जा रहा था? मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसने मेरा दुपट्टा सही किया, मेरे माथे पे सजी झूमर को सीधा किया और कहने लगी कि सुहाग रात तो है ना आज तेरी। हैरानी से मेरी आंखें खुली। उसने मुझे एक कमरे में धक्का दिया और उसके बाद सुबह हुई तो मैं वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। जो दुल्हन के लिबास और कपड़े मैंने कल पहने थे उनको उतार ही रही थी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी चूड़ियां उतार रही थी जब मेरी माँ वहां पर आई और उसके हाथ में एक ट्रे था जिसके अंदर अंडा, पराठा, दूध का गिलास और लगता था कि ये सारा खाना देसी घी में बनाया गया है क्योंकि देसी घी की खुशबू आ रही थी। उसने कहा कि हालांकि ये सारा खाना देसी घी में बनाया गया है क्योंकि देसी घी की खुशबू आ रही थी। उसने कहा कि अरे मैं तेरी मदद कर देती हूँ। जब पीछे से मेरा बाप आया और उसने कहा कि सिर्फ चूड़ियां उतारना, कपड़े ना बदलवाना, क्योंकि अभी तुझे पता है ना कि एक काम रहता है। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ मैं तो भूल गई थी, नाश्ता तो करवा दूं ना इसको। तो उसने कहा कि नाश्ता करवा दे, लेकिन इसके चेहरे पे नाउसत होनी चाहिए। अगर नाश्ता करवा देगी तो इसके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। खाने पीने से तो इंसान ठीक हो जाता है ना, अभी रहने दे। और कब से खाना नहीं खाया इसने? मेरी माँ ने कहा कि कल सुबह से नहीं खाया। तो मेरे बाप ने कहा कि बस ठीक है, 2-4 घंटे और नहीं खाएगी तो कुछ नहीं होगा, वो लोग आते ही होंगे। उन लोगों की बातें इस तरह सुन रही थी कि जैसे मुझे सुनाई तो दे रही थी, लेकिन मैं हृदय अमल में कुछ भी नहीं बोल सकती थी। अगर बोलती तो शायद मेरे साथ और भूख लगी हुई थी। पर मेरी माँ ने वो नाश्ते की ट्रे एक साइड पर रख दी और कहने लगी कि चाय में तुझे गर्म कर दूंगी, बाकी कौन सी चीजें खराब हो जाएंगी। अंडों का खागीना भी बनाया था और आज तेरे लिए, तुझे पसंद है ना? मैं उस वक्त एक बुत की तरह बैठी थी जिसमें जान तो थी, लेकिन मुझे कोई हृदय अमल देने की इजाजत नहीं थी। आज का दिन भी गुजर गया जैसे कल और परसों का दिन गुजर गया था। मुझ पे तलाक का थप्पा लग गया और रात को मेरी माँ मेरे कमरे में आई तो उसने कहा कि तुझे कुछ चाहिए, कोई चीजें लेनी है तूने तो बता दे, मैं कल बाजार जा रही हूँ। हम लोग एक गांव में रहते थे और बाजार जाने का मतलब यही था कि कल माँ ने पूरा दिन घर पे नहीं होना था क्योंकि उसने शहर जाके शॉपिंग करनी थी और ऐसी शॉपिंग करने के लिए पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए कि बंदा इतना दूर जाए तो फिर
एक वगैरह तो आ गए ना तेरे पास? दुल्हन के तो वैसे ही बड़े कपड़े होते हैं। मैंने कहा कि मैं कौन सी दुल्हन हूँ? तो मेरी माँ ने मेरी ठोड़ी ऊपर करके मेरी आंखों में देखा और कहा कि तुझे नहीं पता, तू इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत दुल्हन है। मैंने कहा कि जो दुल्हन रुखसत ना हो वो कहाँ से खुशकिस्मत होती है? तो मेरी माँ उस बातें फूट फूट के हंसने लगी। मुझे उसका हंसना कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा कि जो रुखसत नहीं होती वही तो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत होती है। अगले दिन वो बाजार चली गई और उसने ऐसी शॉपिंग की कि जैसे किसी ने उसको कहा हो कि आज बाजार का आखिरी दिन है, उसके बाद बाजार बंद हो जाएगा। वो मेरे लिए भी काफी कुछ लेके आई थी, लेकिन मुझे उसकी लाई हुई किसी चीज में भी दिलचस्पी न थी। अगर उसको पता चल जाता कि आज जब वो शहर गई हुई थी तो पीछे क्या हुआ था, तो ये सारी चीजें भी मुझसे ले लेती। तो पीछे क्या हुआ था, तो ये सारी चीजें भी मुझसे ले लेती, क्योंकि आज कुछ अजीब हुआ था। उस गांव में मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आता था, लेकिन आज जब मेरी माँ घर पे नहीं थी तो मेरी बचपन की सहेली रानू दीवार टाप के आ गई, और जब मैंने उसको देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि अगर तुझे किसी ने देख लिया तो कहने लगे कि बाहर ताला लगा था, लेकिन मुझे पता था कि तू अंदर ही होगी, इसलिए तो मैं आई हूं, कोई नहीं देखेगा। जैसे आई हूं वैसे चली जाऊंगी। तू बता कि तेरे साथ क्या हुआ है? मेरी कोई बहन नहीं थी और माँ बाप की मुझे समझ नहीं आती थी। अपनी दोस्त के गले लग के रोने लगी। उसने कहा कि ये बता तो सही कि बात क्या है, तेरी तो शादी थी। मैंने कहा कि हाँ थी तो शादी। मैंने गहरी सांस ली और रानू और मैं उसी गांव में खेल कूद के बड़े हुए थे। जब मैं छोटी थी तो मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं था। मेरे माँ बाप को कोई मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं थी कि मैं कहूँ कि बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो, क्योंकि मैं उनकी अनजाए औलाद थी। वो मुझे पैदा नहीं करना चाहते थे, पर मैं इस दुनिया में आ गई। तब से मुझे उनका कोई खास प्यार नहीं मिला, और वो कहते हैं कि जिसने कभी रोशनी ना देखी हो तो उसको अंधेरे से डर नहीं लगता। मुझे नहीं पता था कि लोग अपनी बेटियों से कैसे मोहब्बत करते हैं। मुझे लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है, बस मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ रहती थी। लेकिन जब जवान होने लगी और मैंने देखा कि मैं तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो रही हूँ और बला की हसीन बन गई हूँ, तो उन्होंने मुझे घर में बिठा लिया। फिर मेरे माँ बाप ने जो मेरी खिदमतें की वो मैं ही जानती हूँ। मेरे लिए घर पे ही ट्यूशन का सिस्टम किया गया कि मुझे पढ़ना लिखना आ जाए और इंग्लिश बोलना आ जाए। मेरे खाने पीने का ख्याल रखा जाता, मुझे ज्यादा तले खाने भी न दिए जाते, लेकिन मेरे लिए फराहम की जाती। रात को दूध का गिलास, सुबह 7 दाने बादाम, देसी घी में बने हुए पराठे, देसी अंडे और मेरा बहुत ख्याल रखा जाता। मैं वक्त के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। यूं समझें कि पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की बन गई। फिर मेरे लिए रिश्ता तलाश किया गया। रिश्ता बहुत अच्छे घर से था, लड़का भी बहुत खूबसूरत था, और ये तस्वीर दिखाई गई। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे, थोड़े परेशान भी थे कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, रुखसत हो जाऊंगी तो उनका दिल नहीं लगेगा। मैं भी परेशान थी, लेकिन ये सब कुछ तो जिंदगी का हिस्सा होता है। लड़की के साथ निकाह हो गया। लड़का मस्जिद में बैठा था और मैं घर पे। लेकिन जब रुखसती का वक्त आया तो कोई मसला बन गया और वो वहीं पे तलाक दे के चला गया। उसके बाद मेरा दिल टूट गया। अब मैं बहुत परेशान रही और जिस दिन मुझे तलाक हुई मेरी हालत बड़ी बुरी हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे हल्दी वाला दूध पिलाया और मैं बेहोश हो गई थी। सुबह उठी तो तबीयत और भी ज्यादा खराब थी। 1 हफ्ता अस्पताल में गुजारा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि किसी ने बताया नहीं कि मुझे हुआ क्या है। खैर ये वक्त भी गुजर गया और आज पूरे 8 महीने के बाद फिर से मेरी शादी रचाई गई थी। लेकिन मेरे साथ यही हुआ कि लड़के ने मुझे रुखसत करवाने से पहले ही तलाक दे दी और उसके बाद मेरी माँ ने मुझे फिर हल्दी वाला दूध पिलाया और आज फिर से मेरी आंख खुली तो मैं घर पे थी। अस्पताल में तो नहीं थी, लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरी हालत इतनी बुरी थी और मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, उन लोगों ने अच्छा नहीं किया था। इसलिए कुछ औरतें भी आई थी और मेरे पास उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है।
ये शायद किसी औरतों की तंजीम से ताल्लुक रखती थी। मैंने उनको बताया कि मेरे जिम से ताल्लुक रखती थी। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ फिर से ऐसा हुआ है, तो वो भी मेरे साथ अफसोस कर रही थी और कह रही थी कि फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। औरत के लिए ये दुनिया बड़ी बुरी है और ये माशरा बड़ा सख्त है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने इस सब कुछ रानू को भी बताया और उसने कहा कि हाँ, हमें भी लग रहा था कि तेरी शादी हो रही है, तो हम खुश थे कि चल तुझे दोबारा से कोई मिल गया। लेकिन ये क्या हुआ कि तेरे साथ फिर से वही सब? पहले तलाक देने की कोई वजह भी तो होती है। क्या तू पहले से इस लड़के से बातें करती थी? मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी लड़के से बातें नहीं करती थी, ना ही पहले वाले से, ना ही कोई हमारी लड़ाई हुई या वक्त पे वो कहे कि मैंने तो उसके साथ रहना ही नहीं। अरे मेरा तो किसी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। दोनों रिश्ते मेरे माँ बाप ने खुद ही तलाश किए थे। उसने कहा कि फिर तलाक देने की बजाय पता नहीं, शायद मेरी किस्मत खराब है। होती है ना कुछ लड़कियां जिनकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है। लगता है मैं भी उन्हीं में से हूँ। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सैयदना था। उसकी 4 शादियां हुई थी और सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा था। उसकी पहली शादी जिस आदमी से हुई वो जवान और खूबसूरत लड़का था। इसी तरह के साथ मसला ये था कि उसका सरापा तो बड़ा हसीन था, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन रंग काला था। उसने क्या किया कि जब उसका रिश्ता पहली दफा हुआ, हर वो लड़का जो बहुत ही ज्यादा सफेद था, तो वो अपने आप को हर टाइम मेकअप में छुपा के रखती। जब भी वो लोग उसके घर आते तो उसने फुल मेकअप किया के हाथों पैरों पे भी मेकअप कर लेती। लेकिन शादी वाले दिन राज खुल गया। यहीं से लड़ाई झगड़े शुरू हुए और फिर 1 साल में उसको तलाक हो गई। फिर उसने दूसरी शादी एक बुढ़ की, वो दूसरी बीवी बनी। उसके ऊपर उस आदमी ने बड़ी दौलत लुटाई, लेकिन वो भी उसको छोड़ के चला गया और तीसरी शादी उस आदमी से हुई जो पहले ही इससे शादी करना चाहता था और उसका दूर का कजिन था, लेकिन माँ बाप ने उसके साथ शादी नहीं की थी। उसके साथ तो उसने पूरे 2 साल गुजारे। वो खुश भी थी, लेकिन फिर पता चला कि उसने भी तलाक दे दी है और जो उसे तोहफे और सोना वगैरह दिया था वो भी सारा कुछ वापस ले लिया। उसने 3 शादियों में बच्चे पैदा नहीं किए थे, लेकिन अब उसकी 4थी शादी है। ऐसे आदमी से हुई थी जिसकी पहली बीवी से उसे सिर्फ 3 बेटियां थी और उसने सिद्रा से शादी की थी और सिद्रा ने 3 साल में 2 बेटे भी पैदा करके दे दिए। लेकिन उस आदमी की शक्ल देखने वाली थी। कद उसका ऐसे था जैसे 15 साल का लड़का होता है। सेहत भी उसकी ऐसी थी कि जैसे उसे ट्रिप न लगी, तो ये वैसे था जैसे 15 साल का लड़का होता है। सेहत भी उसकी ऐसी थी कि जैसे उसे ट्रिप न लगी तो ये बेहोश हो जाएगा। लेकिन सुना था कि सिद्रा पे हाथ भी उठाता था। बस पैसे का दम था, इसीलिए शायद वो उसके पास बैठी थी और अब उसकी 5वीं शादी तो ना हो सकती थी। मैंने कहा कि शायद मेरी किस्मत भी ऐसी है। तो मेरी दोस्त ने कहा कि तौबा कर, तो अभी से दिल हार के बैठी है। हो जाता है किसी की ना किसी के साथ बुरा। एक साथ 2 बुरे आदमी इंसान को मिल जाते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। मैंने कहा कि मुझे तीसरी शादी नहीं करनी। बेशक मैं रुखसत नहीं हुई, लेकिन मैं कंवारी हूं, मगर मेरे निकाह तो हुए हैं ना, और मेरी तीसरी शादी ही बन जाएगी। मेरी दोस्त मेरी बातें सुनती रही और मैं उसके सामने दिल हल्का करती रही और वो वहां से चली गई। माँ और बाबा ने शहर का चक्कर तो लगा लिया था, लेकिन अब वो कहीं पहाड़ी इलाके में जाने का प्लान बना रहे थे और मैं हैरान हो रही थी कि अचानक से इनको सैर पे जाने की क्या सूझी। जो मैंने इनके सामने खाना रखा तो मैंने कहा कि अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा दिल नहीं करता, आप लोगों ने जाना है तो चले जाएं। इस बात पे वो दोनों हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हम लोग ही जा रहे हैं, तुझे यहीं भी छोड़ के जाएंगे, दादी आ जाएगी तेरे साथ रहने के लिए। मैं चुप हो गई और मैंने कहा कि ठीक है, मैं कौन सा जाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्या खुशियां चढ़ी थी कि ये लोग जा रहे थे। हम लोग भी तो उसी गांव में रहते थे। हमारे घर में भी दाल रोटी सब्जी बनती थी। फिर नारायण जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, वो तो यहाँ से काफी दूर था।
खैर उन्होंने प्लान भी बना लिया और शॉपिंग भी इसी हवाले से की। हर वो लोग चले भी गए और पूरे 12 दिन वहां गुजार के आए थे। कह रहे थे कि पैसे खत्म हो गए हैं। उस बीच जब मैं अपनी दादी के साथ थी तो मैंने उनसे पूछा कि दादी, क्या मैं मनहूस हूं? तो मेरी दादी ने कहा कि नहीं, तू कहाँ से मनहूस हो गई? जब तू पैदा हुई थी तो तेरे बाप की उसी दिन लॉटरी निकली थी, वो भी लाखों रुपए की। वो अलग बात है कि उसने चंद ही दिनों में खत्म कर दी। तेरे बाप का ना हाथ बहुत खुला है और तेरी माँ के हाथ में भी सुराख है, बस दोनों एक जैसे मिल गए। मैंने कहा कि दादी, वो होती है ना कुछ लड़कियां जो मनहूस होती हैं, जिनको कहते हैं कि पैदा होते ही पता चल जाता है कि मनहूस है, इसलिए पूछ रही हूं कि क्योंकि मेरे साथ बुराई हो रहा है। तो वो कहने लगी कि नहीं बेटा, तो बुरी नहीं है और ना ही तू मनहूस है और ना ही तेरे साथ जो हो रहा है उसमें तेरा कोई कसूर है, बस तू अल्लाह पे भरोसा रख। जब से वो लोग सैर से वापस आए तो आपस में झगड़ा कर रहे थे। ये खर्चा तो कर लिया, पैसे खत्म हो गए। मेरी माँ को कहने लगा कि शादी की तैयारियां करो। मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती और अभी तो पूरे 4 महीने भी नहीं गुजरे हैं और आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि तू कौन सी इद्दत में बैठी थी? अरे जब तेरी रुखसत ही नहीं हुई तो कैसी इद्दत? मैंने कहा कि बात इद्दत की नहीं है, लेकिन मैं इतनी जल्दी फिर से शादी करने को तैयार नहीं हूँ। पिछली दफा तो फिर भी मेरा दिल राजी था कि चलो एक दफा बुरा होता है, दूसरी दफा नहीं होगा, लेकिन अब फिर से ये सब कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी माँ ने कहा कि कुछ नहीं होगा और तेरी शादी करवाना तो जरूरी है ना, घर पे तो नहीं बिठा सकते तुझे। घर पे बैठी रहोगी तो तेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आते रहेंगे। अरे तू तो हमारी जान है, जब तेरी शादी हो जाएगी तेरा अपना घर होगा, तू मसरूफ हो जाएगी और फिर जिस लड़के से तेरी शादी करवा रहे हैं उसे नहीं पता कि तेरे साथ पहले तू मसरूफ हो जाएगी और फिर जिस लड़के से तेरी शादी करवा रहे हैं उसे नहीं पता कि तेरे साथ पहले 2 दफा क्या हुआ है। तू बिना बताना कुछ मामलों पे मसलिहत के तहत चुप रहना पड़ता है। अजीब बात थी कि जब मेरे घर वालों को मेरी फिर से शादी करवानी होती थी तो मुझ पर इतना प्यार निछावर करते थे, मेरा इतना ख्याल रखते और उनके मुंह में जैसे शहद आ जाता था। और जब मुझे तलाक हो जाती और मेरे साथ कोई मसला बन जाता तो उसके बाद मुझे घर में रख के ऐसे भूल जाते कि जैसे इंसान अलमारी में कोई अनचाहा जोड़ा रख के भूल जाता है जिसको दोबारा उसने पहनना ही नहीं होता। मेरी माँ मुझे बार बार कह रही थी कि देख, हम तो तेरी खुशी चाहते हैं, तू तो हमारी लाडो है, तू तो हमारे घर की रानी है, हमारी आंखों की ठंडक। तू अपने घर में बस जाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? जाहिर है हमें खुशी होगी। और इस दफा लड़का भी बहुत अच्छा है, बड़ा समझता है, तुझे शहर ले जाएगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल में थोड़ी उम्मीद बैठी। अगर मैं शहर चली जाऊंगी तो अच्छा है, शहर के लोग मेरे बारे में जानते भी नहीं होंगे। गांव के लोग तो मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। मैंने कहा कि ठीक है माँ, अगर तू कहती है तो। मेरी माँ भी खुश हो गई। उसने कहा कि देख मेरी रानी बेटी कितनी सादतमंद है, फौरन से बात मान देती है। घर में फिर से शादी की तैयारियां होने लगी। मैंने कहा कि सब कुछ सादगी से हो, तो कहने लगी कि लड़का भी ये चाहता है क्योंकि वो तो अकेला है, उसके साथ भी कोई नहीं रहता। फिर शहर में बस कह रहा था कि निकाह हो जाए तो रुखसती करवा के ले जाऊंगा। और मैं दिल में सोच रही थी कि अल्लाह करे कि इस दफा रुखसती हो ही जाए। इस दफा भी मैं दुल्हन बनी। तीसरी दफा दुल्हन बनने पर इंसान कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, बस वही कि दुल्हन तो बनना ही था और तैयार तो होना ही था कि सारी लवाजमात पूरे करने होंगे। उस लड़के की तो पहले ही शादी है ना, उसके दिल में तो अरमान होंगे, इसीलिए सोच के मैं भी तैयार हो गई और फिर से निकाह भी हो गया। निकाहनामा मेरे हाथ में आया तो मैंने लड़के का नाम देख लिया। पिछली 2 दफा मैंने नाम तक नहीं देखा था, बस नजरें झुका के साइन कर दिए, लेकिन इस दफा मैंने नाम देख लिया और उस लड़के का नाम आलिम खान था। हमारा निकाह हो गया और रुखसती का वक्त था और फिर से रुखसती में देर हो रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था और मैं हैरान रह गई कि वही मामला हुआ कि कोई लड़ाई झगड़ा पड़ गया और आलिम खान ने मुझे तलाक दे दी और वहां से मुझे रुखसत करवाए बगैर ही चला गया। हाँ, जब तलाक देती तो फिर अपने साथ क्यों लेके जाता?
मैं तो इस दफा फूट फूट के रोई, जमीन पर बैठ गई और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। मैंने अपने बाल भी नोचने शुरू कर दिए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। फिर बैठ गई और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। मैंने अपने बाल भी नोचने शुरू कर दिए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरी माँ ने मुझे जल्दी जल्दी हल्दी वाला दूध पिलाया और फिर उसके बाद मुझे खबर ही नहीं कि मैं कहाँ थी। आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी, लेकिन उठा नहीं जा रहा था। बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही थी और आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। मेरा मेकअप अब मेरे चेहरे पे चिपक गया और मेरे बाल जुड़े हुए थे। जब अचानक से वो औरतें अंदर आ गईं और उनमें से एक आदमी भी था जिसके हाथ में कैमरा था। उसने कहा कि ये वो लड़की जिसकी तीसरी शादी तो हुई, निकाह तो हुआ लेकिन रुखसत ना हो सकी। लड़का छोड़ के चला गया। ऐसी ऐसी जिंदगी में जिस आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसे ऐसे मर्द हैं कि आजकल के जो निकाह तो कर लेते हैं लेकिन रुखसत नहीं करवाते। आइए लड़की के बाप से पूछते हैं। अजीब सा तमाशा लगा हुआ था और सब कुछ अचानक हो गई और पानी निकल रहा था। मेरी माँ भी रो रही थी और वो कहती कि बेटी रो ले, रोएगी तो तेरा दिल हल्का हो जाएगा। मैं हैरान थी कि पिछली दोनों दफा तो मेरी माँ न रोई और अब जैसे फूट फूट के रो रही थी। मेरा तो दिल खराब होने लगा और वो लोग वहां से चले गए। जैसे ही वो लोग गए और मेरी माँ ने आंसू साफ कर लिए, मुझे खाना लाके दिया और कहने लगी कि खा ले बेटा, खा ले, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और झट से मेरे बाप को कहने लगी कि इस दफा तो मुझे मर ही जाना है। मैंने वो खाना उठा के जमीन पे फेंक दिया। मैंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अभी तो आप लोग रो रहे थे और अब कह रहे हैं कि मर ही जाना है। कि क्या हो रहा है आखिर? मेरी माँ ने कहा कि बेटा तेरी तबीयत नहीं ठीक, तुझे कुछ और सुनाई दिया है। हमने तो ये बात की ही नहीं कि। मेरे बाप ने मेरी माँ को कहा कि तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं कैसी कैसी बातें खा और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। मैं अपनी माँ के गले लग के रोती रही। मेरा बाप भी मुझे तसल्लियां देता रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद वो लोग फिर से मरी की सैर करने के लिए चले गए। मेरी सहेली रानू फिर से मुझसे मिलने के लिए आई क्योंकि उसे पता था कि मैं घर पर ही होंगी। उसने कहा कि सुना तेरी माँ बाप मरे गए हैं। मैंने कहा कि हाँ। कहने लगी कि ये पहले लोग हैं जो हमारे गांव से मरी की सैर करने गए। यहाँ से मरी कितना दूर है, तुझे पता है कितने पैसे लगते हैं? मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है। उसने कहा कि और वो किराने वाला मुनीर कह रहा था कि तेरे माँ बाप ने उसके 6 महीने के पैसे नहीं दिए और खुद वो लोग मरी जा रहे हैं। पता है पूरे गांव में बातें हो रही हैं, तेरे बारे में अलग और तेरे माँ बाप के बारे में अलग। तू ही बता इस घर में क्या हो रहा है? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और अब मैं कभी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। घर में क्या हो रहा है? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और अब मैं कभी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। माँ बाप वापस आ जाए तो उनसे बात करूंगी। मैट्रिक मैंने किया हुआ है और मेरा FA करवा दें, उसके बाद मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी। थोड़े पैसे कमाऊंगी और बस अपने लिए कमाऊंगी। मुझे ये जिंदगी नहीं गुजारनी। उसने कहा कि तेरा ख्याल तो अच्छा है, लेकिन तुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत अजीब है? मैं तुझे एक मशवरा देती हूँ, ऐसा मशवरा जो तेरी जिंदगी को बदल देगा। मैंने कहा कि पर तू मुझे क्या मशवरा देगी? और मेरी दोस्त ने मुझे ऐसा मशवरा दिया कि उसकी पहली बात सुन के ही मैं हैरान रह गई, लेकिन मैं फिर भी दिल पे पत्थर रख के उसकी पूरी बात सुनती रही। वो तो मेरी बहनों जैसी दोस्त थी, मुझे कैसे ये मशवरा दे सकती थी? जब मैंने कहा कि तू मुझे ये सब करने के लिए कह रही है, तो उसने कहा कि तू खूबसूरत है और तू कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते। तू तो 1 मिनट में कर सकती है और तू करेगी, तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। मैंने कहा कि सारा गांव मेरे बारे में बुरी बातें कर रहा है, सबको लगता है कि मेरी गलती है, लेकिन क्या तूने मुझे ऐसी लड़की समझा है कि तू मुझे पूरे पूरे मशवरे दे रही है? चली जा यहाँ से। उसने कहा कि मैं तो तेरा फायदा समझ रही थी, इसलिए तुझे कह रही थी। मैंने उसे कहा कि ऐसे कामों में किसी औरत का फायदा नहीं होता, बल्कि उसकी जिंदगी और बर्बाद हो जाती है। एक इज्जत बची है, वो भी तो खराब करवाना चाहती है। राना तो वहां से चली गई, लेकिन उसके बाद जब मेरे माँ बाप वापस आए और फिर से मेरी शादी की बातें करने लगे,
तो मैंने सोच लिया कि शायद मुझे रानू के फैसले पे अमल कर लेना चाहिए था। एक दिन दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि आस पास के गांव से तो उसका रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि बात ज्यादा फैल गई थी। तुझे तो पता है कि गांव के लोगों को कोई काम नहीं होता, बस उधर की बात उधर करते रहते हैं। अब इसके लिए रिश्ता लेने के लिए शहर जाना पड़ेगा। मेरी माँ ने कहा कि फिर शहर तो जाना पड़ेगा, रिश्ता तो करवाना पड़ेगा ना, जरूरत भी तो है। जब मेरी माँ ने ये लफ्ज बोला तो मैंने ये बात सुन ली। बातें तो खैर मैं पहले भी उनकी सुन रही थी, लेकिन उस लफ्ज पे मुझे हैरत हुई और मैं सामने आके खड़ी हो गई। मैंने कहा कि जी क्या जरूरत है? आपने क्यों कहा कि इसका रिश्ता करवाने की जरूरत है? मेरा रिश्ता करवा के आपकी कौन सी जरूरत पूरी होती है? वो दोनों घबरा गए और कहने लगे कि नहीं बेटा, हमारा ये मतलब नहीं था। हम ये कह रहे थे कि तुझे जरूरत है ना, तेरी जिंदगी में कोई होगा तो खुश रहेगी, तो हम खुश रहेंगे। मैंने कहा कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है और मैं उसके बाद कभी भी खुश नहीं रह सकती। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं नौकरी करना चाहती हूँ। आप लोगों को अंदाजा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर मेरी जिंदगी के साथ 3 शादियां भी हुई होती और वो मुझे किसी वजह से तलाक दे देता तो फिर भी बात समझ में आती, लेकिन घर बैठ के भला किसको यूं तलाक होती है, वो भी रुखसती से 2 मिनट पहले। आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं पहले ही किस तकलीफ में हूँ, पर आप लोग फिर से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तेरी बात समझ रहे हैं, तुझे जितना वक्त चाहिए तो उतना वक्त ले ले, हम तुझे थोड़ा वक्त दे देते हैं। उसके बाद उम्मीद है कि तेरा फैसला बदल जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फैसला बदलेगा। उन्होंने कहा कि अरे खैर होगी। जैसे ही वे वहां से निकली और मेरी माँ ने कहा कि उसे वक्त तो दे दिया, पर इसमें हमारा क्या होगा? मुझे मेरी माँ की बातें समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसी बात सारे तोहफे लाती, लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। पर अपने लिए जो चीजें लाती थी वो तो देखने वाली होती थी। उसकी चीजों को देखने के लिए तो गांव की औरतें बारी बारी आती कि इस दफा क्या लेकर आई। ऐसे ऐसे मेकअप और सूट और जूते लेके आती कि औरतें 2-2 घंटे बैठ के देखती रहती थी। फिर किसी को अगर चाहिए होती तो वो चीजें किराए पे भी दे दिया करती थी। मैं अपनी सहेली के घर चली गई और मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे जाना है, मेरा दिल कर रहा है। मेरी माँ ने कहा कि पर तुझे तो गांव के लोग अपने घर में भी घुसने नहीं देते, वो कहते हैं कि तू मनहूस है। मैंने कहा कि मेरी सहेली ऐसी नहीं है। मैं जब रानू के घर गई तो वो मुझे देख के हैरान रह गई। उसकी माँ ने भी मुझे गले से लगा लिया कि बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। अब हम दोनों एक कमरे में बैठे थे और मैंने कहा कि मुझे माफ कर दे, उस दिन मैंने गुस्सा किया था, लेकिन मुझे तेरा मशवरा बहुत पसंद आया और अब तू मुझे ये बता और अब तू मुझे ये बता कि ये सब कुछ होगा कैसे। वो कहने लगी कि मैंने भी बहुत सोच समझ के तुझे ये मशवरा दिया था। मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं जो मैं तुझे अभी बताना नहीं चाहती, लेकिन मेरी एक और दोस्त है जो शहर में रहती है, उसके साथ मेरी बात हो रही है और वो मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रही है कि मैं हैरान हो रही हूँ। तो फिक्र नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए सारा मामला सीधा करूंगी, बस तूने वही करना है जो मैं कह रही हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। मैं उसकी बात मान गई और माँ बाप ने कहा कि 2 महीने तक हम तेरी शादी नहीं करवाएंगे। मैं कुछ देर वहां बैठी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं हैरान हो रही थी। जाहिर है जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है और मुआशरा उसको पहले से ही बदनाम कर देता है तो फिर वो ये सोच लेता है कि उससे ज्यादा और क्या बुरा हो जाएगा, और मैं भी उसी रास्ते पे पड़ क्या बुरा हो जाएगा, और मैं भी उसी रास्ते पे पड़ गई थी। उसने मुझे एक चीज भी दी थी और उसने कहा कि इससे तुझे बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन मुझे उस चीज को छुपा छुपा के रखने की जरूरत थी। मैं फिर आ गई। मेरी माँ ने कहा कि देख, आज तो बाहर तो चली गई, लेकिन रोज रोज न जाया कर, फिर लोग तेरे दिल को जलाने वाली बातें करेंगे और तू परेशान होगी। मैंने कहा कि अम्मी, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रोजाना अपने माँ बाप की बातें सुनने की कोशिश करती। हमारा घर कोई इतना बड़ा नहीं था, वो कहीं भी बैठ के बात करते तो अगर नॉर्मल तरीके से बोल रहे होते तो आवाज आ ही जाती थी।
अगर सरगोशी में बोलते तो शायद सुनने में मुश्किल होते। वो कह रही थी कि आज तो बड़ी खुश नजर आ रही थी, पता नहीं क्या गोल के पिला दिया उसकी सहेली ने। वापस आई तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भी कहा कि खुश है तो अच्छी बात है, वैसे भी अब हमने उसकी शादी के बारे में सोचना ही है। अब तो गुजर आए 2 महीने का कहा था उसने। 2 महीने कैसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। बस ठीक है तो अच्छी बात है, हम कहेंगे कि अब तेरा भी मूड अच्छा है तो चल तेरी शादी बारे में सोचते हैं। मैं हैरान थी कि ये मेरी शादी के बारे में इतनी जल्दी जल्दी क्यों सोचते थे और मेरी शादी करवा के इनका क्या फायदा था। उल्टा इनका नुकसान होता था। मेरे लिए जोड़ा आता था, घर में खाना बनता था, कपड़े आते थे, चीजें आती थी, और फिर वो लोग मुझे लेके भी न जाते थे। फिर मेरी माँ पागलों की तरह रोती थी और मेरा बाप परेशान रहता, और उन्हें गांव वाले भी बातें करते थे, उनको भी जवाब देने पड़ते। पैसे का नुकसान अलग होता था, वक्त का नुकसान अलग होता था। फिर भी ये लोग मेरी शादी इतनी खुशी खुशी क्यों करवाते थे? ऐसे कौन से अरमान थे इनके दिल में जो पूरे ही नहीं हो रहे? इतने अरमान तो बेटे की शादी पर होते हैं, बेटे की शादी पर तो नहीं होते। एक दिन मेरी माँ आके मेरे पास बैठ गई और कहने लगी कि बेटी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का बहुत ज्यादा अमीर है, अगर तू कहती है तो तेरी शादी करवा देते हैं। मैंने कहा कि जैसे आप लोगों की मर्जी। मेरी माँ फौरन से मेरे करीब आके बैठ गई और मेरी बलाएं लेने लगी और कहने लगी कि तूने तो दिल खुश कर दिया, हमें लगा कि तू मानेगी नहीं। और मैंने कहा कि क्यों नहीं मानूंगी अम्मी, शादी तो करनी है, लेकिन इस दफा आप लोग भी थोड़ी एहतियात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा रिश्ता मिले जो फिर से मेरे साथ यही सब कुछ हो जाए। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, वो लड़का बहुत अच्छा है और उसका नाम तारिक है और सब खैर होगी। मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। मुझे शादी की तैयारियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जुमा वाले दिन मेरा निकाह था और सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से हो रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आता, हमारे साथ ये इतनी दफा हो चुका था, फिर भी हम लोग सारी चीजें इसी तरह करते थे। ये नहीं कि किसी बड़े को बीच में शामिल कर लें, निकाहनामे पे कुछ ऐसा लिखवा लें कि अगर तलाक दी तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हक महर ज्यादा लिखवाएंगे ताकि तलाक देने से पहले बंदा 1-2 दफा सोच ले। इस तरह की कोई बात कर लें, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो चीजें जिस तरह से की जाती थी उसी तरह से दोबारा की जाती थी, यानी कि जैसे फिर से जानबूझ के गलती करने की तैयारी हो रही हो। इस दफा मैं भी चुप थी। निकाह हो गया और लड़के का नाम तारिक था, उसके साथ मेरा निकाह हुआ था। बकायदा निकाह था और मैंने पहले भी नाम देखा था, इस दफा भी देखा। और उसके बाद जब मेरी रुखसती का वक्त हुआ तो मुझे कमरे में बिठाया हुआ था और मेरे दिल में वही बात थी कि अभी थोड़ी देर बाद बाहर कोई लड़ाई झगड़े की आवाज आएगी। और वाकई लड़ाई झगड़े की आवाजें आना शुरू हो गई, लेकिन जाएगी। और वाकई लड़ाई झगड़े की आवाजें आना शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद जो मंजर देखने में आया वो पहली दफा हुआ था और इससे पहले नहीं हुआ था। वो ये हुआ कि मेरे शौहर तारिक, जो कि जाहिर है मेरा शौहर था, मेरा इसके साथ निकाह हो चुका था। जब निकाह हो जाता तो वो आपको शौहर ही होता है, फिर चाहे आप 4 महीने बाद रुखसती दें या 4 साल के बाद, वो आपका शौहर ही होता है। वो मेरे कमरे में आया और उसने आकर मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि तुम्हारे माँ बाप किस किस्म के नामाकूल मुतालबा कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, अब तुम मेरी बीवी हो और चलो मेरे साथ। मेरी माँ हैरान रह गई कि ये किस किस्म का आदमी है जो अंदर आ गया। मैंने कहा कि कैसा मुतालबा? तो उसने एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक रस्म है कि तुम्हें एक स्टाम्प पेपर पे 10 लाख रुपए लिख के देने पड़ेंगे। अगर तुमने 10 लाख लिख के नहीं दिए तो फिर तुम लड़की को नहीं ले जा सकते। मैं ये सुन के हैरान रह गई कि ये कैसी रस्म है। मैंने पहले ही रानू को भी खबर पहुंचा दी थी, वो भी ऐन वक्त पे ये बहुत सारी औरतें और मर्दों को लेकर हमारे घर आ गए। वो लोग भी वहां पर आ गए तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में तो ऐसी कोई रस्म नहीं है, हक महर होता है। और हक महर कितना लिखवाया गया? तो तारिक ने कहा कि हक महर तो सिर्फ 15,000 लिखवाया, वो भी मुअज्जल जो मैंने अदा कर दिया। सबने मेरे बाप से कहा कि कमाले, ये तू क्या कर रहा है, ये कौन सी रस्म निकाली है तूने? बेटी को रुखसत कर, और तेरे साथ तो पहले इतना बुरा हुआ है, अब तू क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है?
ये लड़का तो खानदानी लगता है। और मेरा बाप चुप हो गया, क्योंकि इस दफा सब कुछ उसकी उम्मीद से उल्टा हो रहा था। मुझसे पूछा गया, मौलवी साहब तो पहले ही चले जाते थे, क्योंकि निकाह तो मस्जिद में होता था, लेकिन इस दफा मौलवी साहब को भी घर बुला लिया गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटी तू ऐसा कहती है। मेरे माँ बाप ने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जो मैं मान लूं, लेकिन बस इशारा ही समझ लूं। मैंने कहा कि बिल्कुल जाना चाहती हूँ। मौलवी साहब ये मेरा शौहर है। मौलवी साहब ने कहा कि फिर इसके माँ बाप भी नहीं रोक सकते। और ये किस किस्म की रस्में हैं? और ऐसी कोई भी इस्लाम में रस्म नहीं है, सिर्फ हक महर होता है और वो लड़का पहले ही अदा कर चुका है। तारिक ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बस चलो मेरे साथ। वो वैसे भी इस दुनिया में अकेला था और उसके माँ बाप नहीं थे। वो बहुत ही खूबसूरत और जवान था, मैं भी बहुत खूबसूरत थी और हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने अपने माँ बाप से मिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे माँ बाप ऐसे खड़े थे जैसे उनके साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हो गया। वो तो देख ही नहीं रहे थे, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। खैर मैं तारिक के साथ अपने घर चली गई और जब मैं घर पहुंची तो जमीन पे बैठ गई, उठ फूट के रोने लगी। तारिक को पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ पता था। उसने कहा कि बस मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें ले आऊंगा, अब तुम परेशान क्यों होती हो? दरअसल मुझे रानू ने कहा था कि तू किसी इंसान से मोहब्बत कर और फिर उससे मोहब्बत की शादी कर, तो फिर वो पीछे नहीं हटेगा। मामला ऐसा था कि मेरे माँ बाप जानबूझकर मेरे साथ ये खेल खेल रहे थे। वो किसी इंसान के साथ मेरी शादी करवाते थे और निकाह करवाते थे, और निकाह की जो शर्तें थी निकाहनामे में वो बिल्कुल भी मुनासिब सी लिखवाते थे। लेकिन जब रुखसती होने लगती तो वो उस लड़के को कहते कि हमें 10 या 20 लाख रुपए लिख के दो। जाहिर है इसे मामले पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मेरा बाप और भी अजीबोगरीब किस्म के मुतालबे करता। जब लड़ाई झगड़ा होता तो वो आदमी गुस्से में आके तलाक देके चला जाता कि नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी अपने पास रखो। लेकिन जो आदमी मोहब्बत करता है वह इस तरह की बातों से डरता नहीं, जैसा कि तारिक जोगे पास रखो। लेकिन जो आदमी मोहब्बत करता है वह इस तरह की बातों से डरता नहीं, जैसा कि तारिक जोगे खुद भी एक वकील था। इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया और उसके बाद मेरे माँ बाप ऐसा करते थे कि एक NGO था जिसके पास जाके रोना रोते थे कि हमारी बेटी के साथ ये मामला हो गया, और वो लोग फिर मेरे नाम पे बहुत सारे पैसे देते और बदले में रिपोर्ट बना के बाहर के मुल्क भेज देते, जहाँ पे उनके डोनर बैठे होते थे और वहां से उनसे डॉलर्स में पैसे लेते और मेरे माँ बाप को भी 3-4 लाख रुपए दे देते थे। वो जो मेरी माँ मुझे हल्दी वाला दूध पिलाती थी उसमें नशे की दवाई होती थी। वो मुझे हल्दी वाला दूध इसलिए पिलाती थी कि उसके बाद दीगर मामलात होते थे। वो NGOs वालों को कहती थी कि देखिए लड़की ने जहर खाने की कोशिश की, इसके साथ बड़ा बुरा हुआ है, और मेरी वीडियोस पता नहीं कहाँ कहाँ वायरल हो जाती थी और बाहर के मुल्क तक चली जाती। फिर लोग मुझ पे तरस खा के ज्यादा से ज्यादा गए, वीडियो बनती थी और मेरा तमाशा लगा रहे थे। मुझे तो मशहूर किया हुआ था कि वो लड़की जिसकी शादियां तो होती हैं लेकिन रुखसती नहीं होती। मेरे ऊपर तो बड़ी बड़ी कहानियां और रिपोर्टें बनी हुई थी इंग्लिश में, और मुझे पता ही नहीं था। मेरे माँ बाप के इस प्लान के बारे में मुझे और रानू को पहले ही पता चल गया। उसी ने मुझे मशवरा दिया कि तू कोई लड़का फंसा और उसके साथ शादी कर, लेकिन इसमें तेरी नियत साफ होनी चाहिए। मैंने शादी ही करनी थी, ऐसा नहीं था कि मैंने बस उस लड़के से दोस्ती करके साइड पे हो जाना था। इसलिए तारिक से मेरी दोस्ती हुई और फोन पर ही हमारी बात हुआ करती थी, और फोन भी मुझे रानू ने दिया था। तारिक को भी सब कुछ बता दिया तो वो थोड़ा पशुपेश में पड़ा, तो मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल कवारी हूं, तो मेरा यकीन करो, और उसको मुझसे मोहब्बत हो गई। क्योंकि मैं खूबसूरत थी और फिर असल मर्द तो असल मर्द ही होता है। वो मर्द का बच्चा था जो मुझे वहां से निकाल के ले आया। हमने तारिक ने ईमेल लिखा और उनको सब कुछ सच सच बता दिया। अब उन्होंने मेरे बाप और माँ पे क्लेम कर दिया कि जो पैसे हमने आप लोगों को दिए हैं वो आपको वापस करने होंगे। तभी तो वो लोग पैसे लेके फौरन सैर करने चले जाते थे। नहीं तो जिसकी बेटी उजड़ी पड़ी हो वो क्या मरी और नारायण कगान की सैर करने के लिए जाएगा? उसे तो अपनी बेटी का दुख ही खाया जाएगा। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये थी कि मैं उन लोगों की सगी बेटी थी। ऐसा भी नहीं था कि सौतेली थी या मुझे कहीं से उठाया हुआ था। थी तो मैं उन्हीं की औलाद, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ ही सब कुछ किया।
अब वो लोग इधर उधर भागते फिरते हैं और एनजीओस वाले उनके पीछे हैं। वो कहते हैं कि उन पे तो लाखों का क्लेम है और मैं तारे के साथ अपने घर में रह रही हूँ। तारे का बहुत बड़ा घर है और काम है और कारोबार भी है। वो अच्छा इंसान है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उससे पता चल गया कि मैंने कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, इसलिए वो मेरी और भी ज्यादा इज्जत करता है। हम लोग एक साथ रहते हैं, मेरी जिंदगी में खुशियां हैं और जो पीछे हुआ वो मैं भूलती जा रही हूँ। मुझे अब याद भी नहीं रहता कि मेरे साथ ही सब कुछ हुआ। आखिर इस दफा अपनी ये कहानी आप लोगों को भेज रही हूँ और उसके बाद उस सारे मामले के बारे में मैं भी भूल जाऊंगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझ पे बहुत बड़ा करम कर दिया है। किसी के आंसू, किसी के दर्द और किसी को जो तकलीफ होती है, लोग उसको भी कैश कर लेते हैं। लोग लाशों पे भी कारोबार करते हैं और आप लोग सोचते हैं कि दुनिया अच्छी है। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उनका ख्याल रखें। ये दुनिया बड़ी बड़ी है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।